तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की सुजिन को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी और एक ग्रैंडमा की जान बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ग्रैंडमा सड़क पर बेहोश हो गई थी। देखने से ही पता चल रहा था कि वो ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा रिच है और कुछ ही देर में वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और ग्रैंडमा का असिस्टेंट ग्रैंडमा को लेकर वहाँ से चला गया था। लेकिन इसी दौरान सुजिन को धक्का लग गया था जिसकी वजह से उसे पेन होने लगी थी। इतने में उसकी मदर की उसे कॉल आती है जो कि उससे पैसे मांगती हैं। तभी सुजिन कहने लगी थी कि वो पैसे मैंने अपने चेकअप के लिए संभाल कर रखे हैं, मैं आपको नहीं दे सकती। इस पर उसकी मदर कहने लगी थी कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे पैसे दोगी, वरना कब का तुम्हारे बेबी को मैं मार चुकी होती। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुजिन क्लोन का ड्रेस पहनकर कुछ फ्लेयर्स बेच रही थी ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाएं। लेकिन कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे थे जिनकी वजह से वो गिर गई थी। तभी फू की गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है, जिसे देखते हुए सुजिन जल्दी से भागी थी और जाकर असिस्टेंट को बोलती है कि आप ये फ्लेयर्स ले लें। लेकिन असिस्टेंट ने उसको धक्का दे दिया था जिसकी वजह से वो नीचे जमीन पर गिर गई थी। तभी फू हाथ बढ़ाता है ताकि वो उसको उठाकर खड़ा कर सके और फू की तरफ देखते हुए सुजिन सोचने लगी थी कि इसे सच में इन सब चीजों की जरूरत नहीं है और उसे सॉरी बोलते हुए जल्दी से वहाँ से भाग गई थी। अब असिस्टेंट फू की तरफ देखते हुए कहने लगा था कि मिस्टर फू, आज तक आपने किसी लड़की में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है, क्या आपको ये लड़की अच्छी लगी है? तभी फू असिस्टेंट की तरफ देखता है और चुपचाप अपने विला के अंदर चला गया था। नेक्स्ट सीन में ही हम फू को देखते हैं जो कि जाकर ग्रैंडमा का चेकअप करता है और हमने जो फर्स्ट सीन में ग्रैंडमा को देखा था हमें पता चलता है कि वो फू की ही ग्रैंडमा थी। जिसके बाद फू कहने लगा था कि ग्रैंडमा अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हैं, तो ग्रैंडमा कहने लगी थी कि मुझे हार्ट डिजीज है, मुझे जल्दी से जल्दी मेरा ग्रैंडसन ला कर दो ताकि मैं ठीक हो सकूं। लेकिन ग्रैंडमा की बातें सुनते हुए फू जल्दी से बहाना बनाकर वहां से निकल गया था कि उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना है और ग्रैंडमा उसे पीछे से आवाजें देती रह गई थी। जिसके बाद कहने लगी थी कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अगर मैंने कुछ कर दिया तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। और फू की वहाँ से जाते ही असिस्टेंट भी फौरन से वहाँ से निकल गया था। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम सुजिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आई थी और वो फू का ही हॉस्पिटल था। राहदारी में गुजरते हुए सुजिन यही सोचे जा रही थी कि अगर वो बच्चे मुझे परेशान करने के लिए ना आते तो ये सारे फ्लेयर्स में बेच देती, लेकिन अब चेकअप करवाने के लिए मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा है, पता नहीं यहाँ कितने पैसे लगेंगे। ये सब सोचते हुए वो फू के रूम के पास चली गई थी जहाँ पर पहले ही बहुत ही ज्यादा रिच लड़कियाँ मौजूद थी जो कि सिर्फ फू से मिलने के लिए आई थी अपनी डिजीज का बहाना बनाकर। अब जैसे ही सुजिन रूम के पास पहुंचती है तो वो लड़कियां उसे देखकर उस पर गुस्सा करने लगी थी कि तुम्हारे जैसी लड़की की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। उनकी बात सुनते हुए सुजिन कहने लगी थी कि यहाँ पर क्या आइडेंटिटी देखने के बाद चेकअप होता है? तो ली ने उसे ये कहकर धक्का दे दिया था कि मुझसे जुबान चलाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर आ गया था जो कि सुजिन को गिरने से बचा लेता है। लेकिन तभी ब्लैक ड्रेस में मौजूद एक और लड़की सुजिन को फिर से धक्का देती है और कहती है कि तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो। और इससे पहले कि वो सुजिन को थप्पड़ मारती, फू ने उसका हाथ पकड़ लिया था और कहने लगा था कि तुम सब यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए आई हो, लेकिन तुम में से कोई भी बीमार नहीं लग रही है। तो वो सब अपने अपने बहाने बताने लगी थी। लेकिन तभी हम फू को देखते हैं जो कि सुजिन को गोद में उठाता है और वो रूम के अंदर ले गया था। और फू के रूम में जाते ही बाकी सारी लड़कियां शोर मचाने लगी थी। और फिर हम फू को देखते हैं जो कि रूम में जाकर सुजिन का चेकअप करता है और फिर वो सुजिन को मेडिसिन खाने के लिए देता है। जिसके बाद उसने असिस्टेंट को बुला लिया था और असिस्टेंट से पूछने लगा था कि ये बाहर क्या हो रहा है। तभी असिस्टेंट बताने लगा था कि ओल्ड लेडी ने ही इन सबको अरेंज किया है ताकि आप इनसे मिले और हो सकता है इनमें से कोई आपको पसंद आ जाए। ये बात सुनते हुए फू गुस्से में कहने लगा था कि दोबारा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तुम जानते हो कि इसकी वजह से सिक्योरिटी रिस्क कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, मैं यहाँ पर ऐसी कोई भी हरकत दोबारा ना देखूं। और फिर फू असिस्टेंट से कहने लगा था कि तुम इसको कंपनी दो, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि मैं इसको कंपनी दूं। और फू के हाँ कहने पर असिस्टेंट सुजिन को अपने साथ लेकर चला गया था। कुछ वक्त के बाद हम सुजिन को देखते हैं जो कि सोचने लगी थी कि मेरे पास काफी सारे पैसे जमा हो गए हैं। लेकिन इतने में उसे उसकी मदर की कॉल आती है जो कि कहने लगी थी कि मुझे और तुम्हारे भाई को पैसों की जरूरत है, जल्दी से अभी ही पैसे लेकर आओ, और अगर आज रात तुम पैसे लेकर ना आई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। कॉल बंद करते ही सुजिन काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और सोचने लगी थी कि जो पैसे मैंने जमा किए हैं अगर सारे ही मदर को दे दिए तो फिर मैं ट्यूशन फीस कैसे पे करूंगी। कुछ कदम आगे बढ़ते हुए सुजिन दीवार पर एक पोस्टर देखती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेंट की जरूरत थी।
सुचिन जल्दी से कॉल करती है और वो फू का ही नंबर था और वो कहने लगी थी कि मैं एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हूँ, जिस पर एक दफा तो फू ने उसका फोन काट दिया था और सुचिन सोचने लगी थी कि क्या इसको लग रहा है कि मैं कोई झूठ बोल रही हूँ। वो दोबारा से फू को कॉल करती है और कहने लगी थी कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैं आपके एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करूंगी। और फू ने उसको मिलने के लिए बुला लिया था और कुछ ही देर में सुचिन उससे मिलने के लिए जा चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर नॉक करती है तो असिस्टेंट दरवाजा खोलकर उसे देखकर हैरान रह गया था। सुचिन बताने लगी थी कि वह फू से मिलने के लिए आई है तो असिस्टेंट उसे रूम के अंदर आने देता है, जिसके बाद बाहर निकलकर उसने रूम को लॉक कर दिया था। और फिर सोचने लगा था कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ग्रैंडमा इसको भेजेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो काम है ग्रैंडमा की हर बात पर ओके कहना। मैंने अंदर ऐसी स्प्रे भी छिड़का दी है जिससे उन दोनों को नशा हो जाएगा। और ये कहकर असिस्टेंट वहाँ से चला गया था। अब सुचिन जैसे ही रूम के अंदर जाती है तो वो फू की हालत देखती है। उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आया था कि उसके साथ भी यही सब होने लगा था और उसे चक्कर आने लगे थे। जिसके बाद हम फू को देखते हैं जो कि सुचिन के साथ नाइट स्पेंड करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुचिन को देखते हैं जो कि रो रही थी। फू उसे कुछ पैसे देता है जिस पर वो कहने लगी थी कि मैं खुद को बेच नहीं रही हूँ। तभी फू बोलता है कि तुम्हें ग्रैंडमा ने ही तो अरेंज करवाया था और अपना पेंडेंट सुचिन को देखते हुए कहने लगा था कि ये पेंडेंट लेकर ग्रैंडमा के पास जाना और बाकी के पैसे वो तुम्हें दे देंगी। ये कहकर फू वहाँ से चला गया था। फू के जाने के बाद सुचिन भी अपने घर जाती है और अपनी मदर को पैसे देते हुए कहने लगी थी कि क्या अब तो मैं जा सकती हूँ ना। तभी उसका भाई सुकी बोलता है कि अभी कहाँ, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, हमें और पैसे चाहिए। ये बात सुनते हुए सुचिन को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगी थी पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दिखता है, कोई इंसान जी रहा है या मर रहा है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनते हुए सुकी अपनी मदर से कहने लगा था कि ये देखिए मुझसे कैसे बात कर रही है, तो सुचिन की मदर ने उसको थप्पड़ मार दिया था। तभी सुचिन पूछने लगी थी कि क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, तो उनकी मदर बोलती है कि तुम्हें अपने भाई के लिए पैसे कमा कर लाने होंगे और तुम क्वेश्चन नहीं कर सकती हो। और इसके साथ ही सुकी ये भी बोलता है कि हमने तुम्हें सेल कर दिया है मिस्टर वैंग को, जो कि हमें 500,000 युआन देंगे। ये बात सुनते हुए सुचिन को काफी ज्यादा गुस्सा आया था और वो कहने लगी थी कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो वहाँ से जाने ही वाली थी जब सुकी उसके गले में पहना हुआ वो जेड पेंडेंट उतार लेता है और अपनी मदर से कहने लगा था कि ये भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। सुचिन वो पेंडेंट छीनने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मदर और भाई ने उसको हार्म कर दिया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी। अब उसे इमरजेंसी रूम की तरफ लेकर जाया जा रहा था। तभी हम ग्रैंडमा के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उसे देखकर सोचने लगा था कि ये तो वही लड़की है जिसने ग्रैंडमा को बचाया था। और फू का असिस्टेंट भी उसको देखता है और डॉक्टर्स को कहने लगा था कि इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ग्रैंडमा का असिस्टेंट ग्रैंडमा को सब कुछ बताने के लिए निकल गया था। जिसके बाद हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी और फू उनके पास ही बैठा हुआ था। अब ग्रैंडमा फू को बताने लगी थी कि मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया था कि एक प्रेग्नेंट लेडी ने मेरी जान बचाई है, अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो मैं तुम्हारे लिए उसे यहाँ पर ले आती। जिस पर वो बोलता है कि ऐसी बातें अभी आप फिलहाल मत करें, आप सिर्फ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें क्योंकि आपको रेस्ट की जरूरत है। इतने में असिस्टेंट वहाँ पर आया था और फू को बताने लगा था कि आप फादर बनने वाले हैं। ये बात सुनते हुए ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन फू गुस्से में आ गया था और कहने लगा था कि ग्रैंडमा ने उस लड़की को भेजा था, उस लड़की को क्या लगता है कि वो ऐसी हरकतें करेगी तो वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन ये बात सुनते हुए ग्रैंडमा गुस्से में आ गई थी और कहने लगी थी कि मैंने तुम्हारे पास किसी को भी नहीं भेजा। तभी असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडमा उसको आपने नहीं भेजा था, मैंने तो उसे दरवाजे पर देखा तो मुझे लगा कि शायद आपने भेजा है, इसीलिए तो मैंने बॉस को ड्रग्स दिए और उसके बाद उसे रूम में भेज दिया। फू असिस्टेंट से कहने लगा था कि पता लगाओ कि वो लड़की अब कहाँ पर है, तो असिस्टेंट सुचिन के बारे में पता लगाने के लिए चला गया था। दूसरी तरफ सुचिन को फिर से उसकी मदर और भाई की कॉल आती है जो कि उसकी यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ पर तमाशा कर रहे थे, तो सुचिन उस जगह जाने के लिए निकल गई थी। अब असिस्टेंट जाकर सुचिन को देखता है लेकिन उसे सुचिन नहीं मिलती, तो आकर फू को बताने लगा था कि मैंने नर्स से पूछा है, वो यूनिवर्सिटी गई है, उसे कोई अर्जेंट कॉल आई थी। और फू भी उस तरफ जाने के लिए निकल गया था। फू के जाने के बाद हम ग्रैंडमा के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि आकर ग्रैंडमा को सुचिन के बारे में बता रहा था। और तभी ग्रैंडमा कहने लगी थी कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी ढूंढो और फू को भी उसके बारे में बता दो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सुचिन की मदर को देखते हैं जो कि सुचिन को बुली ही किए जा रही थी और वो सुचिन को धक्का देती है, जिसकी वजह से सुचिन नीचे जमीन पर गिर गई थी कि इतने में वहाँ पर फू भी आ जाता है और सुचिन को उठाता है और फिर अपने गार्ड से कहकर सुचिन की मदर और भाई दोनों को ही पकड़ लिया था। जिस पर सुचिन की मदर कहने लगी थी कि तुम कितने ज्यादा अनग्रेटफुल हो,
तुम्हारे सामने तुम्हारी मदर और भाई को बुली कर रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। इस पर सोचिन रोते हुए बोलती है कि इतने सालों तक आपने मुझे बुली किया है और आप कह रही हैं कि मैं आपके लिए स्टैंड लूं। तभी सोचिन की मदर उसे थप्पड़ मारने के लिए आती है, लेकिन फू ने उनका हाथ पकड़ लिया था और कहने लगा था कि आप इसको कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि अब से ये मेरी वाइफ है। तभी सोचिन की मदर उससे 1 मिलियन मांगती है तो सोचिन कहने लगी थी कि इनको पैसे मत देना, तुम आज इनको 1 मिलियन दोगे तो कल को ये 5 मिलियन मांगने के लिए आ जाएंगी। तभी फू सोचिन को अपने साथ लेकर चला गया था और उसकी मदर गुस्से में चिल्लाती ही रह गई थी कि मैं तुमसे बदला लूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद फू सोचिन को हॉस्पिटल लेकर गया था और उसका चेकअप करवाता है और चेकअप के बाद सोचिन उसे कहने लगी थी कि उस दिन मैं एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए ही आई थी, जो सब हुआ इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। तभी फू उसे रिलैक्स करवाता है और कहने लगा था कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और अब से तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स ही मेरे हैं। फू की बात सुनते हुए सोचिन सोचने लगी थी कि ये मेरी केयर कर रहा है और तभी वो फू से बोलती है कि तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे चाइल्ड की मदर हूँ या फिर। इससे पहले कि सोचिन आगे कुछ और बोल पाती इतने में ग्रैंडमा वहाँ पर आ गई थी और ग्रैंडमा तो सोचिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो सोचिन को एक कार्ड और जेट पेंडेंट देती है, जिस पर फू कहने लगा था कि जब मैं इससे मिला था तो मैंने इसको अपना जेट पेंडेंट दे दिया था। और ग्रैंडमा का असिस्टेंट बताता है कि उस जेट पेंडेंट की कीमत 10 मिलियन है। ये सुनते हुए सोचिन काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और फिर जेट पेंडेंट दिखाते हुए कहने लगी थी कि ये इतना ज्यादा कीमती है और मुझसे ये टूट गया, मुझे माफ कर दे। लेकिन भला ग्रैंडमा को उस जेट पेंडेंट के टूटने से क्या ही फर्क पड़ सकता था, इसीलिए वो हंसते हुए कहने लगी थी कि फू तुमने जेट पेंडेंट तोड़कर इसको दे दिया और ये बेचारी समझ रही है कि ये इससे टूटा। और फिर वो टूटा हुआ जेट पेंडेंट फू के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है कि अपने पीसेस तुम अपने पास रखो, मैं सोचिन को बाकी सारे गिफ्ट दे दूंगी। जिसके बाद वो सोचिन के गले में वो जेट पेंडेंट डालने वाली थी और सोचिन बोलती है कि मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन वो कहने लगा था कि अगर ग्रैंडमा दे रही हैं तो तुम चुपचाप रख लो। और उसके बाद ग्रैंडमा सोचिन से कहती है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हें मेरे साथ मॉल चलना है अपने लिए बहुत ज्यादा ड्रेसेस लेने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा सोचिन को लेकर एक मॉल के सामने आ गई थी और फिर वो बताने लगी थी कि ये हमारी कंपनी का ही मॉल है, यहाँ पर तुम जो खरीदना चाहो खरीद सकती हो। लेकिन सोचिन तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी और सोचने लगी थी कि ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। तभी ग्रैंडमा उसे कहने लगी थी कि आज के बाद तुम पैसों की फिक्र कभी मत करना और सोचिन को लेकर वो मॉल के अंदर चली गई थी। और फिर सोफे पर बैठते हुए वो सोचिन से बोलती हैं कि जो ड्रेसेस तुम्हें पसंद आ रहे हैं वो सिलेक्ट कर लो। लेकिन सोचिन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। तो ग्रैंडमा बोलती हैं कि अब तुम रिच हो गई हो, फिक्र मत करो। और फिर वो सेल्स गर्ल से कहने लगी थी कि ये सारे के सारे ड्रेसेस पैक कर दो। सोचिन इसे मना करती है लेकिन ग्रैंडमा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तभी फू को याद आता है कि इसे जूतों की भी जरूरत है। तभी फू सेल्स गर्ल को नए शूज दिखाने के लिए कहता है तो सेल्स गर्ल एक न्यू एडिशन शूज लेकर आई थी और सोचिन को दिखाते हुए कहने लगी थी कि इसकी प्राइस 2 मिलियन है। सोचिन वो पहनने से मना करती है लेकिन फू ने खुद ही वो शूज पकड़े थे और वो सोचिन को पहनाने लगा था। और फू को ऐसे अपना ख्याल करता देखकर सोचिन के फेस पर भी स्माइल आ गई थी और हम ग्रैंडमा को देखते हैं कि वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जिसके बाद हम सेल्स गर्ल को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक वाइट ड्रेस लेकर आ चुकी थी और कहने लगी थी कि ये स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ही डिजाइन किया गया है और इसके अंदर एक चिप भी लगी है जिसकी वजह से अगर वुमेन को कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके हस्बैंड जिसके पास इसकी टेक्नोलॉजी होगी उसको पता चल जाएगा। तभी ग्रैंडमा कहने लगी थी कि इस ड्रेस को सेलेक्ट करने के बाद इसको मैट्रेस लेने के लिए भी ले जाना क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक ऐसा मैट्रेस भी है जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, ये उसमें काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी। जिसके बाद फू सोचिन को वो ड्रेस चेंज करके आने के लिए बोलता है और सोचिन जैसे ही वो ड्रेस पहन कर आई थी तो वो ड्रेस उस पर काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था और फू से देखकर बताने लगा था कि ये टेक्नोलॉजी मैंने अपने फोन के साथ कनेक्ट कर ली है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा जहां पर तुम मौजूद होगी। तभी ग्रैंडमा कहती हैं कि अब मैट्रेस लेने के लिए जाओ और फू और सोचिन उस तरफ चले गए थे। जिसके बाद ग्रैंडमा अपने असिस्टेंट को देखकर कहने लगी थी कि मैंने तुम्हें ब्लैक कार्ड दिया था ताकि वो तुम सोचिन को दे दो, क्या तुमने उसे दे दिया? और असिस्टेंट बताने लगा था कि हाँ जी, मैंने वो कार्ड उसको तभी दे दिया था। कुछ ही देर में सोचिन और फू उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर वो मैट्रेस मौजूद था और तभी सेल्स गर्ल वहां पर सोचिन को देखते हुए सोचने लगी थी कि ये तो काफी रिच लग रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छे से सर्व करती है और सारी चीजें दिखाती है। और फिर वो सोचिन से कहने लगी थी कि आप इसके ऊपर एक दफा बैठ कर देखिए, आपको अच्छा महसूस होगा। फू उसे बिठाने लगता है लेकिन तभी वो दोनों ही गिर गए थे, लेकिन फिर भी फू सोचिन को चोट लगने से बचा लेता है।
कुछ ही देर में फू को एक इमरजेंसी कॉल आती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल बुलाया गया था। तभी वो सुचिन के पास आता है और उसे कहने लगा था कि मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना होगा। और फू के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिंग और उसके फ्रेंड्स आ चुकी थी और सेल्स गर्ल उन्हें देखकर सोचने लगी थी कि यहाँ पर तो आज सिर्फ एक ही इंसान आने वाला था, तो फिर ये कौन है। सेल्स गर्ल उनसे जाकर बात करती है तो तभी मिंग की फ्रेंड कहने लगी थी कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये मिंग है, ली ग्रुप की डॉटर। और मिंग के फ्रेंड की बातें सुनकर सेल्स गर्ल काफी ज्यादा घबरा गई थी और सोचने लगी थी कि आज की गेस्ट ऑफ ऑनर ये थी क्या, और उनको अंदर जाने के लिए बोलती है। लेकिन मिंग जैसे ही अंदर सुचिन को देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और फिर सुचिन के पास जाकर वो कहने लगी थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दूसरी तरफ हम फू को देखते हैं जिसकी अभी भी सर्जरी चल रही थी और उसे बहुत ही ज्यादा जल्दी थी कि जल्दी से वो सुचिन के पास चला जाए, लेकिन ये सर्जरी करना भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अब हमारा सीन दोबारा से मिंग पर शिफ्ट होता है जो कि सुचिन पर चिल्लाई ही जा रही थी। तभी सेल्स गर्ल कहने लगी थी कि आप इनको गलत समझ रही हैं, ये कोई पुअर गर्ल नहीं है, आपने क्या इनका ड्रेस और शूज नहीं देखे, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और कोई आम इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी मिंग सुचिन की काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगी थी और कहने लगी थी कि इसे तो अपने बेबी के फादर के बारे में भी नहीं पता होगा। तभी हम सुचिन को देखते हैं जो कि मिंग से बोलती है कि तुम्हें अपनी बकवास बंद रखनी चाहिए, तुम्हें किसने बोला है कि मेरे बारे में तुम ऐसी बातें करो। मिंग अभी भी चुप नहीं कर रही थी। तभी सेल्स गर्ल बार बार उसको चुप करवाने की कोशिश करती है क्योंकि सेल्स गर्ल को इस बात का अंदाजा था कि सुचिन कोई आम लड़की नहीं है। पर मिंग तो सुचिन से इतनी ज्यादा जेलस थी कि उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। तभी आगे बढ़ते हुए उसने सुचिन के ऊपर अटैक कर दिया था और सुचिन से कहने लगी थी कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। और फू के मोबाइल में लगी टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको पता चल गया था कि सुचिन इस वक्त मुश्किल में है, इसीलिए अपनी सर्जरी को कंप्लीट करते हुए वो फौरन ही मॉल में पहुंच गया था। और सुचिन के पास जाते हुए फू कहने लगा था कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जो भी तुम्हें बुली करने की कोशिश करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इस पर मिंग कहने लगी थी कि तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये लड़की उस मैट्रेस पर बैठी थी जो कि मुझे पसंद आ गया था, इसीलिए मैंने इसको धक्का दे दिया और ये यही डिजर्व करती है। लेकिन तुम तो काफी ज्यादा प्रिटी हो और तुम इस लड़की को डिजर्व नहीं करती हो, तुम्हारे साथ तो कोई मेरे जैसी होनी चाहिए। लेकिन मिंग की बातें सुनते हुए फू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और फू ने उसको थप्पड़ मार दिया था, जिस पर मिंग गुस्से से अपने हस्बैंड को कॉल करते हुए कहने लगी थी कि मुझे किसी ने बुली किया है। तो उसका हस्बैंड बोलने लगा था कि मैं अभी आ रहा हूँ। तभी फू कहता है कि ठीक है, मैं भी यहीं पर मौजूद हूँ, आने दो अपने हस्बैंड को। और फिर वो सुचिन से कहने लगा था कि तुम्हारे पास ब्लैक कार्ड मौजूद था तो तुमने ये मैट्रेस क्यों नहीं खरीदा। तो सुचिन बताने लगी थी कि इसकी प्राइस 1 मिलियन थी। तभी हम मिंग को देखते हैं जो कि फिर से उसका मजाक उड़ाने लगी थी और कहने लगी थी कि ये कार्ड भी फेक होगा, इसमें पैसे होंगे ही नहीं, ये तो बस मेरे सामने ही नाटक कर रही है, वरना ये पुअर है, मैं जानती हूँ। और फिर मिंग सेल्स गर्ल को उस कार्ड की प्राइस को चेक करने के लिए बोलती है कि उसमें कितने ज्यादा पैसे हैं। और सेल्स गर्ल ने जैसे ही उसे कार्ड में मौजूद पैसों के बारे में बताया था तो वो सब तो शॉक ही रह गए थे, सुचिन समेत। कुछ ही देर में वहाँ पर असिस्टेंट भी आ चुका था जो कि मिंग और उसके फ्रेंड्स पर गुस्सा करने लगा था। लेकिन मिंग वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे फेंकते हुए बोलने लगी थी कि मेरा बॉयफ्रेंड फू ग्रुप का डायरेक्टर है, अगर वो यहाँ पर आ गया तो तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और कुछ ही देर में वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी आ चुका था। अब वो सामने जैसे ही फू को देखता है तो सोचने लगा था कि ये बॉस की तरह क्यों लग रहे हैं, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और मिंग तो अपने बॉयफ्रेंड को देखते हुए अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम फू को देखते हैं जो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसको देखते हुए डायरेक्टर की हालत खराब हो गई थी। वो घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठकर माफी मांगने लगा था। तभी मिंग कहने लगी थी कि तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो। ये सुनते हुए डायरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और खड़े होते हुए उसने मिंग को थप्पड़ मार दिया था, जिस पर मिंग कहने लगी थी कि इन सबको सबक सिखाने के बजाय तुम मुझे बुली कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगा था क्योंकि तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो, ये फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये बात सुनते हुए मिंग और उसकी सारी फ्रेंड्स शॉक रह गई थी और उसके बाद वो सभी घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं और फू से माफी मांगने लगे थे। तभी फू असिस्टेंट से कहने लगा था कि इनको देख लेना और सुचिन को लेकर वहां से चला गया था। और उनके जाने के बाद मिंग को सुचिन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेलस भी हो रही थी कि सुचिन को फू कैसे मिल गया। नेक्स्ट सीन में हम फू को देखते हैं जो कि सुचिन को घर लेकर आता है और उसे बोलने लगा था कि तुम अब रेस्ट कर लो। और अगली सुबह ही फू अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है और उनको जाकर बताने लगा था कि सुचिन को कल मॉल में बुली किया गया था। अब ग्रैंडमा उसे एक आइडिया देती हैं और कहने लगी थी कि मुझे लगता है कि तुम्हें सुचिन को सबके सामने प्रपोज करना चाहिए, लेकिन तुम सुचिन को सरप्राइज देना।
ये बात सुनते ही फू जल्दी से जिया को कॉल करता है और उसे बोलने लगा था कि मैं सोचिन को प्रपोज करना चाहता हूँ। इस पर जिया बोलती है कि तुमने मुझे इसके बारे में बताया भी नहीं। और कुछ ही देर में तैयारियां भी स्टार्ट हो गई थी और दो मेड्स आपस में बात कर रही थी कि जिया वापस आ रही है, जो कि फू की बचपन की स्वीट हार्ट है। और सोचिन ने ये सारी बातें सुन ली थी, जिसके बाद वो जिया को देखती है जो कि ग्रैंडमा के पास बैठी हुई थी और ग्रैंडमा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी और ग्रैंडमा भी उससे बहुत ज्यादा खुश थी। तभी सोचिन सोचने लगी थी कि अगर ये वापस आ गई है तो इसका मतलब है कि बहुत जल्द मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। और उसके बाद वो फू के साथ सारे फ्लैशबैक्स को याद करती है, जब फू ने बोला था कि तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हें किसी को बुली करने दूंगा। जिसके बाद बेड पर बैठते हुए सोचिन रोने लगी थी और सोचने लगी थी कि मैंने भी क्या सोच लिया था। आखिर फू मुझे लाइक कैसे कर सकता है, जाहिर सी बात है वो जिया को लाइक करेगा। इतने में हम फू को देखते हैं जो कि रूम में आता है और उसे रूम में आता देखकर सोचिन ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए थे। अब फू सोचिन के पास आकर उसे बात करने की कोशिश करता है कि इतने में उसे जिया की कॉल आ गई थी, तो वो फिर से रूम से बाहर आ जाता है और जिया से पूछता है कि क्या तुमने सारी तैयारियां कर ली। इस पर जिया कहने लगी थी, अरे मैंने सब कंप्लीट कर लिया है, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और उसकी बातें सुनते हुए फू काफी ज्यादा खुश हो गया था और कॉल कट करते हुए दोबारा से वो रूम में जाता है, जहाँ पर सोचिन अभी भी रोने में ही मसरूफ थी और फू को देखते हुए फिर से अपने आंसू साफ करती है। वो सोचिन के पास आता है और उससे कहने लगा था कि कल यूनिवर्सिटी में एक इवेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करो, ड्राइवर तुम्हें वहाँ पर ले जाएगा। तभी सोचिन कहने लगी थी कि क्या तुम भी मुझे वहाँ पर कंपनी दोगे। वो उसे कुछ बताना ही वाला था, लेकिन फिर सोचता है कि मुझे लगता है मुझे अभी इसे ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए, मैं इसे सरप्राइज दूंगा। और उसके बाद वो सोचिन से कहने लगा था कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए मैं नहीं आ सकूंगा। और ये सुनते हुए सोचिन सोचने लगी थी कि ये तो जिया से शादी करना चाहता है, आखिर ये मेरे लिए वहाँ पर क्यों आएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सोचिन को देखते हैं जो कि उस पार्टी में जा चुकी थी, जहाँ पर सब लोग ही इस बारे में बात कर रहे थे कि मैंने सुना है कि फू जिया को प्रपोज करने वाला है। इस प्रपोजल की बातें सुनते हुए तो सोचिन की हालत खराब ही हुए जा रही थी और वो बहुत ज्यादा सैड हो चुकी थी। तभी हम मिंग को देखते हैं जो ये सारी बातें सुन लेती है और बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और सोचने लगी थी कि मैं भी सोचूं कि आखिर फू सोचिन को कैसे पसंद कर सकता है। अब आएगा मजा जब सोचिन को उसकी औकात पता चलेगी। और मिंग फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ सोचिन के सामने जा चुकी थी और जाकर उसको बुली करने लगती है कि अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम फू को डिजर्व ही नहीं करती हो क्योंकि बहुत जल्द वो जिया से शादी करने वाला है। इतने में हम वहाँ पर श्याओ को देखते हैं जो कि वैसे ही फनी कॉस्ट्यूम में था और सोचिन को देखते हुए सोचने लगा था कि मैं हमेशा से तुम्हें बुली होता हुआ देखता आया हूँ और हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश की है, और आज यहाँ पर इस ड्रेस में मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया हूँ। और फिर वो सारे फ्लैशबैक्स को याद करता है कि कितना टाइम उसने सोचिन के साथ गुजारने की कोशिश की और उसकी जान बचाने की भी और उसको बुली होने से बचाने की भी। और वो तो उसे तब से लव करता था जब पहली बार वो सोचिन से मिला था, लेकिन फिर उसे न्यूज मिली कि सोचिन प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका लव कम नहीं हुआ। और फिर अपने हाथ में मौजूद रिंग को देखते हुए श्याओ काफी ज्यादा खुश हो गया था कि आज वो सोचिन को प्रपोज कर देगा। जबकि दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि सोचिन को देखते हुए उसके पास आ गई थी और मिंग उसके सारे फ्रेंड्स की इंसल्ट करते हुए कहने लगी थी कि यहाँ पर तुम किसी को भी बुली नहीं कर सकते, और अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं धक्के देकर उसे यहाँ से निकलवा दूंगी। जिसके बाद हम फू को देखते हैं जो कि सेम वैसे ही ड्रेस में था जैसे ड्रेस में श्याओ मौजूद था। इतने में वहाँ पर सोचिन आती है, जिसको वहाँ पर आता देखकर फू जल्दी से अपना चेहरा छुपा लेता है और मैनेजर ने भी सोचिन के सामने बहाना बना लिया था और सोचिन उनको इग्नोर करते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई थी और फ्रेश होकर वापस आती है और जिया को देखते हुए सोचने लगी थी कि ये तो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, आखिर इसका और मेरा क्या कंपैरिजन। जाहिर सी बात है फू इसको ही लाइक करेगा। और कुछ देर वेट करने के बाद सोचिन सोचने लगी थी कि अब तक तो फू इसको प्रपोज करने के लिए आने ही वाला होगा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वो जाने के लिए मुड़ती है कि इतने में वहाँ पर एक पर्सन आ गया था। जिया को लगता है कि वो फू है, लेकिन वो फू नहीं बल्कि श्याओ था। अब श्याओ के फादर भी स्टेज पर आ चुके थे और कहने लगे थे कि आज बहुत ही खूबसूरत दिन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इस दिन के गवाह बने। लेकिन मिंग को तो अभी भी सुकून नहीं आया था, वो तो हर जगह पर सोचिन को बुली करना चाहती थी, इसीलिए वो जिया से बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें इनको भी यहाँ से निकलवा देना चाहिए। और उसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और सोचने लगा था कि प्रेसिडेंट तो भी वॉशरूम गए हैं, लेकिन वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए, ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी मैनेजर वहाँ पर हैरान और परेशान खड़ा था कि मिंग ने बहुत ही बड़ा तमाशा वहाँ पर खड़ा कर दिया था और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर सोचिन के बारे में बकवास करने लगी थी।
और फिर गार्ड से बोलती है कि जल्दी से सुचिन को धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालो। और कुछ ही देर में वहाँ पर गार्ड्स भी आ गए थे, लेकिन वो सुचिन को कुछ भी नहीं कहते हैं। और मैनेजर आगे आया था और आकर उसने मिंग को थप्पड़ मार दिया था, जिस पर मिंग आग बगोला हो चुकी थी और कहने लगी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं अभी अपने फादर को कॉल करूंगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो मैनेजर कहने लगा था कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो ठीक है, तुम अपने फादर को कॉल करो, मैं भी यहीं पर खड़ा हूँ। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गई थी, जिस पर जिया सोचने लगी थी कि क्या फू के अलावा भी कोई यहाँ पर प्रपोज करने के लिए आया है। और शाओ के फादर भी यही बात सोच रहे थे कि मेरे बेटे के अलावा कौन प्रपोज करने के लिए आया है। लेकिन इतने में हम शाओ को देखते हैं जो कि सुचिन के सामने घुटनों के बल बैठ चुका था और फिर उसको रिंग दिखाते हुए उसे प्रपोज करता है और कहने लगा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुचिन उसे पूछती है कि क्या तुम फू हो? तो मिंग हंसने लगी थी और कहने लगी थी कि देखो कैसे ख्वाब देख रही है ये। लेकिन शाओ के प्रपोज करने पर मिंग फिर से गुस्से में आ गई थी और कहने लगी थी कि यहाँ पर फू जिया को प्रपोज करने के लिए आया था, फिर वो इसको कैसे प्रपोज कर सकता है? ये लड़की तो ये सब कुछ डिजर्व भी नहीं करती है। और मिंग की फ्रेंड्स भी उसका साथ देने लगी थी। और मिंग बोलती है कि मेरे फादर यहाँ के डायरेक्टर हैं, मैं भी उनको बुलाती हूँ और सुचिन को वो यहाँ से बाहर निकलवा देंगे। तभी हम मैनेजर को देखते हैं जिसने आगे बढ़ते हुए मिंग को एक और थप्पड़ मार दिया था और कहने लगा था कि बुलवाओ ना। अब मिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और कहने लगी थी कि अब तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। और अपने फादर को कॉल करते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ पर बुली किया गया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाए। कुछ ही देर में मिंग के फादर वहाँ पर आ चुके थे और कहने लगे थे कि मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरी बेटी को बुली करता है, सामने आओ जिसने मेरी बेटी को बुली करने की कोशिश की। और वो सुचिन से भी बदतमीजी करने लगे थे और उसके बाद मैनेजर से भी। तभी मैनेजर बोलता है कि क्या आपको पता है कि ये लड़की कौन है? इस पर वो कहने लगे थे कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को ये बुली करे। तभी सुचिन कुछ बोलने ही वाली थी कि मिंग के फादर ने उसे चुप करवा दिया था और कहने लगे थे कि तुम तो यहाँ पर रहना भी डिजर्व नहीं करती हो, तुम्हें तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तभी शाओ कहने लगा था कि मेरे होते हुए सुचिन को कोई भी बुली नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो अपना फेस मास्क उतारता है और सब उसका फेस देखते हैं तो सब शॉक रह गए थे। और मैनेजर तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और सोचने लगा था कि मुझे जल्दी से जल्दी जाकर प्रेसिडेंट को बताना होगा। दूसरी तरफ हम सुचिन को देखते हैं जो कि सामने शाओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और फिर वो कहने लगी थी कि सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी मिंग बोलती है कि ये तुम थे, लेकिन तुम इसको कैसे प्रपोज कर सकते हो? तो शाओ कहने लगा था कि अगर मैं किसी को प्रपोज करूंगा तो मुझे क्या तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है? और तभी हम जिया को भी देखते हैं जो जल्दी से फू को कॉल करते हुए कहने लगी थी कि आप कहाँ पर रह गए हैं, यहाँ पर सब कुछ खराब हो गया है, जल्दी से आए। दूसरी तरफ मिंग के फादर शाओ से कहने लगे थे कि तुम तो बोल रहे हो कि तुम इससे शादी करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हारे फादर इस शादी के लिए मान जाएंगे? आखिर ये प्रेग्नेंट है। इस पर शाओ के फादर कहने लगे थे कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरा बेटा इससे खुश है तो मैं भी खुश हूँ। इतने में फू वहाँ पर आया था और उसने आधी अधूरी ही बात सुनी थी और उसे ये लगा था कि शायद वो सुचिन का बेबी शाओ का है और गुस्से में वो वहाँ से चला गया था, जबकि सच ये नहीं था। शाओ ने सबके सामने ये इसीलिए बोला था ताकि कोई उसको बुली ना कर सके। और मिंग जो कि बहुत ही ज्यादा बातें कर रही थी, शाओ ने तो उसको भी थप्पड़ मार दिया था और कहने लगा था कि दोबारा मेरे सामने मत आना। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और जिया और अपनी ग्रैंडमा को बताने लगा था कि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है, उसके सीनियर ने सबके सामने उसे प्रपोज किया और ये भी एडमिट किया कि वो बेबी उसका है। फू बहुत ही ज्यादा गुस्से में था कि इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आता है और फू को बताने लगा था कि सब खराब हो गया, सुचिन के ऊपर किसी ने अटैक किया है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। ये बात सुनते हुए फू काफी ज्यादा परेशान हो गया था और सभी हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम सुचिन को देखते हैं जिसके पास इस वक्त शाओ मौजूद था। और सुचिन उसे कहने लगी थी कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन सबके सामने तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तभी शाओ बोलने लगा था कि उनकी जुबानें बंद करने का ये एक आखिरी तरीका था, मुझे इसके अलावा और कोई तरीका नजर नहीं आया, इसीलिए मैंने जो सही लगा वो कर दिया। और फिर शाओ बोलता है कि मैं भी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ और ये कहकर वो रूम से बाहर चला गया था। और उसके जाने के बाद वहाँ पर फू आता है और फू को देखकर सुचिन उठकर बैठ चुकी थी। तभी फू बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगा था कि आखिर तुम्हारा लवर कहाँ पर है, लेकिन सुचिन तो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती और जिया को साथ देखते हुए सोचने लगी थी कि ये दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे इनकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। तभी फू कहता है कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? तो सुचिन कहने लगी थी कि मुझे कोई प्रोटेक्शन के लिए चाहिए था, क्योंकि मैं खुद को और अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसीलिए ही मैंने ये सब कुछ किया। ये बात सुनते हुए फू काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और सुचिन से बोलने लगा था कि फौरन से यहाँ से निकल जाओ, तुमने मुझे यूज किया तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा?
ये बात सुनते हुए जिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगी थी कि फू की हालत तो देखो, वो कहाँ जाएगी। तभी फू कहता है कि ये मेरा मसला नहीं है, जहाँ ये जाना चाहती है चली जाए। और सूचिन बोलती है कि मेरी वजह से आप दोनों को फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। जिया सूचिन को उठाने की कोशिश करती है लेकिन सूचिन ने उसको मना कर दिया था और कहने लगी थी कि मैं अपने काम खुद से कर सकती हूँ, और बेड से उठती है लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। तभी वहाँ पर श्याओ आ जाता है और फू से कहने लगा था कि तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो। तभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में किसी को कॉल करता है और कहने लगा था कि श्याओ और इसकी कंपनी को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलनी चाहिए और मुझे खबर मिल जानी चाहिए कि ये बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। इस पर श्याओ कहता है कि तुम तो पत्थर दिल इंसान हो। तो वो कहने लगा था कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया, इसने तो बोला था कि ये बेबी मेरा है। अब श्याओ जैसे ही ये बात सुनता है तो वो तो शॉक ही रह गया था और कहने लगा था कि क्या ये बेबी तुम्हारा है। और फिर वो सोचता है कि वो इतना ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकता है कि फिर भी वो जिया को प्रपोज करे, और ये सोचते हुए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने फू को एक पंच मार दिया था। तभी श्याओ फू से कहने लगा था कि तुम्हारा दिमाग खराब है, सबके सामने तुम जिया को प्रपोज कर रहे थे और तुम ऐसे शो कर रहे हो जैसे तुम्हें सूचिन की बहुत फिक्र है। तुम सूचिन के बारे में गलत कैसे सोच सकते हो। तो वो कहने लगा था कि तुमने सबके सामने इसे प्रपोज किया और अब कह रहे हो कि मैं इसके बारे में गलत कैसे सोच सकता हूँ। तभी श्याओ उसे बताने लगा था कि मैंने इसको सबके सामने इसीलिए प्रपोज किया था क्योंकि सभी इसको बुली किया करते थे और मैं इसको बचाना चाहता था। तुमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया और ये बेबी सच में तुम्हारा है। वो को जैसे ही पता चला था कि वो बेबी उसका है तो वो कहने लगा था कि जिया जल्दी से इसका डीएनए टेस्ट करवा और उसके बाद अगर ये बेबी मेरा हुआ तो मैं इससे छीन लूंगा। ये बात सुनते हुए सूचिन काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और फू से कहने लगी थी कि तुम मुझसे मेरे बेबी को नहीं छीन सकते हो। और श्याओ कहने लगा था कि तुम सबके सामने जिया को तो प्रपोज करने वाले थे, क्या तुमने सूचिन को प्रपोज करने के बारे में सोचा। तभी फू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने सबके सामने से प्रपोज कर दिया है तो अब मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। तभी श्याओ कहने लगा था कि मैंने सबके सामने इसे प्रपोज किया क्योंकि मैं जानता था कि ये कितना ज्यादा सफर कर रही है और मैं इसको सफर होने से बचाना चाहता था। लेकिन तुम कैसे इंसान हो, अगर तुम सच में इसमें इंटरेस्टेड हो और तुम्हें इसकी फिक्र है तो तुम्हें इसकी परेशानी नजर नहीं आ रही बल्कि तुम तो इसकी परेशानियां बढ़ाए जा रहे हो। लेकिन फू अभी भी उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी हम सूचिन को देखते हैं जो कि फू के साथ गुजारे हुए सारे टाइम को याद करती है और उन मेमोरीज को याद करते हुए वो एक डिसीजन लेती है कि अगर उसे फू को छोड़कर जाना है तो वो फू को सच बताकर जाएगी। तभी वो फू को बताने लगी थी कि वो फू को लाइक करती है और ये बेबी भी फू का है, और इसके साथ ही वो रोने भी लगी थी। तो फू ने जल्दी से उसको हक कर लिया था और कहने लगा था कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा सफर करना पड़ा। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं जो कि वहाँ पर रिंग लेकर आती है और फू ने जल्दी से सूचिन को प्रपोज करते हुए वो रिंग उसे पहना दी थी और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और श्याओ वो सूचिन के लिए खुश था। बेशक उसकी अपनी लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो सकी लेकिन सूचिन की लव स्टोरी कंप्लीट हो चुकी थी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फू को देखते हैं जो कि सूचिन को लेकर घर गया था और ग्रैंडमा सूचिन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और फिर सूचिन को वो बहुत ही प्यार से सोफे पर बिठाती हैं और फिर फू सूचिन के पास बैठकर उसको सारी बात बताने लगा था कि हमने तुम्हें प्रपोज करने के लिए सारा प्लान बनाया था और फिर बताता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए ही मैंने जिया को भी बुलाया था। और ग्रैंडमा इस बात से परेशान थी कि कोई भी तुम्हें बुली ना करे। र्यूमर्स को सुनकर किसी ने भी नहीं सोचा था कि बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और सबको ये लगेगा कि मैं जिया को प्रपोज करने वाला हूँ और फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। तभी ग्रैंडमा कहने लगी थी कि मैंने कहा था ना कि तुम इसके ऊपर यकीन रखना, लेकिन मुझे लगता है कि इसने ही तुम्हारा यकीन तोड़ दिया। ये बात सुनते हुए सूचिन बोलती है कि नहीं, मुझे फू के ऊपर पूरा यकीन है और अब जो बात गुजर गई हम उसे छोड़ देते हैं। उसके बारे में सोचकर हम सिर्फ खुद को ही परेशान करेंगे, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। तभी ग्रैंडमा खड़ी हो गई थी और बड़े ड्रामेटिक अंदाज में कहने लगी थी कि फू तुम बिल्कुल पागल हो, छोटी छोटी बातों का गुस्सा कर जाते हो, लेकिन दोबारा मुझे ऐसी बातें नहीं दिखनी चाहिए कि तुम्हारी वजह से सूचिन परेशान हुई है या वो हर्ट हुई है। और सूचिन तो इस सब को देखते हुए काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम सूचिन के फैमिली को देखते हैं जहाँ पर उसका भाई और मदर बैठे प्लान्स बना रहे थे और सोच रहे थे कि अगर हम सूचिन को मिस्टर वैंग को दे देते हैं तो हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि मिस्टर वैंग हमें बहुत ज्यादा पैसे देंगे। हमें जल्दी से जल्दी सूचिन को वापस लाना होगा। तभी सूचिन की मदर भी कहने लगी थी कि आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है और जल्दी से उन्होंने मिस्टर वैंग को कॉल कर दी थी कि हम सूचिन को आपके हवाले कर देंगे। तभी मिस्टर वैंग कहने लगे थे कि उसके हस्बैंड का क्या होगा, तो सूचिन की मदर कहने लगी थी कि वो तो एक डॉक्टर है, वो आपका क्या बिगाड़ सकता है। तभी मिस्टर वैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और कॉल बंद करने के बाद सोचने लगे थे कि अब मैं सबको बताऊंगा कि मेरी रियल स्ट्रेंथ्स क्या हैं।
नेक्स्ट सीन में हम सुचिन की मदर को देखते हैं जो कि अपने बेटे को साथ लेकर सुचिन के विला जाती हैं। गार्ड उनको रोकता है तो उन्होंने सुचिन की पिक्चर दिखा दी थी और बताने लगी थी कि मैं इसकी मदर हूँ, तो गार्ड उनको अंदर जाने देता है। और हम देखते हैं कि विला में एक पार्टी चल रही थी जहाँ पर यह अनाउंस किया गया था कि सुचिन उस घर की बहू है। तभी सुचिन की मदर वहाँ पर पहुँच चुकी थी जो कि तमाशा करने लगी थी। हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि सुचिन की मदर को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और उससे कहने लगी थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तभी सुचिन की मदर कहती हैं कि मैं इसकी मदर हूँ, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती और मैं सुचिन को साथ लेकर जाने के लिए आई हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। अगर तुम में से किसी ने भी मिस्टर वैंग को गुस्सा करने की कोशिश की तो मिस्टर वैंग जो आपके साथ करेंगे वो सब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और फिर सुचिन की मदर सुचिन से कहने लगी थी कि तुम्हें क्या लगता है कि ये ओल्ड वुमेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है? ना ही मैं इसे छोड़ूंगी और ना ही तुम्हें, इसीलिए अच्छा है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। इतने में हम देखते हैं कि फू भी वहाँ पर आ चुका था जिसको देखते हुए सभी हैरान रह गए थे। और फू सुचिन की मदर से कहने लगा था कि मुझे अब दोबारा यहाँ पर नजर ना आए, चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। तभी सुचिन की मदर बोलने लगी थी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ से निकलने का बोलोगे तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, आखिर तुम्हारी औकात क्या है? मैं सुचिन को अपने साथ लेकर जाऊंगी। इस पर सुचिन कहने लगी थी कि आप होती कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली। इस पर उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ और तुमने क्या करना है और क्या नहीं ये मैं ही फैसला करूंगी और तुम्हें हमारा ख्याल रखना होगा, हमें पैसे भी देने होंगे जैसा कि हम चाहते हैं और अब तुम हमें पैसे नहीं दे रही, इसलिए हम तुम्हें मिस्टर वैंग के हवाले करना चाहते हैं क्योंकि वो हमें तुम्हारे बदले में काफी सारे पैसे देंगे। और ये सब सुनते हुए सुचिन रोने लगी थी। सुचिन की मदर की बातें सुनते हुए सब लोग ही शॉक रह गए थे और उससे कहने लगे थे कि आप कैसी माँ हैं, अपनी ही बेटी को कैसे सेल कर सकती हैं, लेकिन वो किसी की भी बातों में नहीं आती। तभी सुचिन की तबीयत अपनी मदर की बातें सुनते हुए काफी ज्यादा खराब होने लगी थी और वो बुरी तरह रोने भी लगी थी। इतने में वहाँ पर मिस्टर वैंग भी आ चुके थे जो कि कहने लगे थे कि मैं भी देखता हूँ कि सुचिन को कौन लेकर जाता है, सुचिन तो मेरे साथ ही जाएगी। तभी ग्रैंडमा बोलती हैं कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम हमारा सामना कर सको। और ग्रैंडमा को देखते हुए तो मिस्टर वैंग की हवाइयाँ ही छूट गई थी और वो कहने लगा था कि मिस फू आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मिस्टर वैंग की ऐसी बातें सुनकर तो सुचिन की मदर और उसका भाई हैरान ही रह गए थे और कहने लगे थे कि मिस्टर वैंग आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? तो मिस्टर वैंग बोलते हैं कि चुप करो, अगर अपनी जान प्यारी है तो। तभी मिस्टर वैंग अपने सामने फू को देखते हैं तो घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ गए थे और फू से माफी मांगने लगे थे। तो फू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को यहाँ से मुझसे लेने के लिए आए थे। तो मिस्टर वैंग अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगे थे और कहने लगे थे कि मैं गलत था, मुझे माफ कर दें। अब सुचिन की मदर को जैसे ही पता चलता है कि फू बहुत ही ज्यादा रिच है और उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है तो वो अचानक से पलट गई थी और कहने लगी थी कि तुम इतने ज्यादा रिच हो तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे ये सब कुछ ना करना पड़ता, लेकिन अब मुझे 100 मिलियन चाहिए। लेकिन अब सुचिन उनकी बातों में नहीं आने वाली थी, इसीलिए सुचिन बोलती है कि अब चुपचाप यहाँ से चली जाएं, मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है, आपने मुझे जितना बुली करना था कर लिया। सुचिन की मदर अभी भी उसे धमकियां ही दे रही थी कि इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फू उनको कुछ एविडेंस दिखाते हुए कहने लगा था कि आप इनको ले जाएं। इसमें सारे प्रूफ हैं कि कैसे इन्होंने अपनी बेटी को बुली किया और उसको बेचने की कोशिश की। अब इनको कड़ी से कड़ी सजा देना। तभी पुलिस सुचिन की मदर और उसके भाई को अपने साथ ले जाती है और वो दोनों चिल्लाते ही रह गए थे कि सुचिन तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन इस बार सुचिन भी उनकी कोई बात नहीं सुनती और सुचिन कहने लगी थी कि मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। तभी हम फू को देखते हैं जो कि सुचिन का हाथ पकड़ते हुए सबके सामने लेकर जाता है और कहने लगा था कि मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ये है मिस फू मेरी वाइफ। जिसके बाद वो दोनों सबके सामने अपनी वेडिंग कंप्लीट करते हैं और फू कहने लगा था कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। और फू की बात सुनते हुए सुचिन स्माइल करने लगी थी और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।